हेलो गाइस, वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो इसमें ऐसा था, अपन ने यहाँ तक कि सारा अपन ने पॉइंट तक जो है डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमको जो डिजीज़ है उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो देखना था। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एग्ज़ाम में यदि कोई क्वेश्चन आता है 5 नंबर में या 10 नंबर में, तो उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो, मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम में जो अटेम्प्ट करने का तरीका होता है वो उनका सही नहीं होता है। यदि वो कितना ही पढ़े फिर उनके मार्क्स जो है वो उतने उतने ही रहते हैं, चाहे वो कितना ही अच्छे से रट के चले जाएं। देखो, सबसे पहले अपन को ये डिकोड करना है कि अपन को इसको लिखना कैसे है। सबसे पहले सपोज करो पुएलस करके मेरे पास कोई रोग आ गया कि एक्सप्लेन पुएलस विद मॉडर्न कोरिलेशन। तो अब देखो, सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन यदि 5 नंबर में आएगा या फिर 10 नंबर में आएगा। तो अब मुझे यदि 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले मुझे इसके बारे में क्या क्या लिखना होगा, कैसे मैं इसको बढ़ा चढ़ा के और कैसे मैं इसके जो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं वो लिख सकती हूँ। सबसे पहले मुझे क्या लिखना होगा कि पुएलस जो है वो कौन से स्थानगत व्याधि है, संधिगत स्थान व्याधि है, यानी संधिगत नेत्र रोग की व्याधि है। सबसे पहले मुझे स्थान पता होना चाहिए कौन से स्थानगत व्याधि है, ठीक है। उसके अलावा फिर मुझे दूसरा क्या पता होना चाहिए कि उसका दोष क्या है, जैसे सन्निपातस दोष है, वात दोष है, क्योंकि वही उसके मेनली जो लक्षण है वो डिसाइड कर देता है कि अपन को जो लक्षण है वो किसके अकॉर्डिंग लिखने, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष या सन्निपातज। मोस्टली वैसे होता है कि और 10% चांस होता है कि अपन थोड़ा डिफरेंट लक्षण भी अपन को अलग से याद करने पड़े, ठीक है। तो देखो, दोष हो गया। इसके अलावा अपन ने फिर लिखा कौन सी उसमें चिकित्सा, तो चिकित्सा की भी बिल्कुल एक अलग से अपना टेबल बनता है। तो अपन इसमें एक एक करके पहले अपन इसके सारे लक्षण पढ़ेंगे कि इस रोग में इसके पर्टिकुलर लक्षण क्या मिलते हैं कि जो इसको दूसरे रोग से अलग करते हैं। देखो, मैं थोड़ा बहुत संहिता के अकॉर्डिंग भी बताऊंगी, बिकॉज जो पीजी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी वो बेनिफिट रहेगा। और थोड़ा जो मैंने मेरे यूजी के अंदर जो प्रिपरेशन करी थी उसके साथ लेकर पीजी का थोड़ा बहुत अपन श्लोक साथ कोरिलेट करके चलते हैं। तो जो पहला रोग है अकॉर्डिंग टू अपनी ट्रिक जो थी कि संदिग्ध रोग में पुए स्तर पर उपना किया, तो पहला है पुयालस। देखो, पुयालस जो है डिजीज है उसमें होता क्या है कि जो नेत्र की संधि, क्योंकि ये संधिगत रोग है तो नेत्र की संधि जो होती है, जो अपनी बोल सकते हैं, उसके अंदर क्या होगा, शोफ होकर, शोफ मतलब होता है इन्फ्लामेशन होकर पाक हो जाता है और उसके पश्चात सांद्र दुर्गंधित पस का स्त्राव होता है। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखो सिंपल सी बात है, ऐसे याद करो, नाम से पता चल रहा है पुएलस यानी पुए, मतलब वहाँ पे पस का फॉर्मेशन तो हो गई होगा। और पस कब बनती है, जब वहाँ पे कोई सी चीज़ का पाक हो जाता है। तो सिंपल सी बात है कि पुएलस एक तरह की क्या है, पक्व शोफ है। क्या है, पक्व शोफ, जिसके अंदर क्या होगा, सांद्र पूती पुए, यानी नेत्र की संधि में शोफ होता है, पाक होगा और उसके पश्चात क्या होगा, पुए का स्त्राव होगा, जो कैसा होगा, बहुत दुर्गंधित होगा, स्मेली जो है पस का स्त्राव इसके अंदर होता है। बस इतना अपन को इसमें याद करना है, एक बार के लिए इतना ही पढ़ना है। फिर देखो नेक्स्ट, देखो अलजी। अब देखो, अलजी और अपनी परवणी, ये दोनों को एक साथ याद करना, परवणी और अलजी को, क्योंकि अलजी और परवणी दोनों सेम किस संधि में होती है। एक याद करने की ट्रिक है, ब्लैक एंड व्हाइट, ऐसा याद करना, अलजी और विद्री दोनों से कौन संधि में होती है, ब्लैक एंड व्हाइट में। तो ब्लैक एंड व्हाइट से याद करना, कृष्ण और शुक्ल का संधि के अंदर क्या होती है, अपनी परवणी और अलजी होती है। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, परवणी का श्लोक याद हो जाए तो अच्छी बात है, वरना क्या याद करोगे, तनु वृत्ताकार शोफ होता है जो कि ताम्र वर्ण का होता है। तो परवणी के अंदर सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कौन सा दोष होता है, रक्त दोष होता है। परवणी अपन ने पढ़ा था रक्त दोष, तो वो कैसा होती है, ताम्र वर्ण की होती है, जैसे ताम्र होता है ना वैसा। और कैसी होती है, तनु होती है, मतलब थोड़ी पतली होती है। जबकि सेम ही चीज़ किस में होगी, अलजी में भी होगी, लेकिन वो कैसी होगी, स्थूल होगी। तो पहले क्या याद करना है अपन को कि अलजी और परवणी अपन को एक साथ याद करना है कि ये जो है ब्लैक एंड व्हाइट यानी कृष्ण और शुक्ल का संधि में होती है। ये कृष्ण और शुक्ल में जो है स्थूल होगी तो अलजी हो जाएगी और पतली होगी तो परवणी हो जाएगी। तो दो रोग अपने ऐसे कंप्लीट हो गए कि कोई अपन को सिम्टम लिखना है तो इतना ही अपनी संहिता में लिखा हुआ है। देखो संहिता में भी सेम चीज़ है कि ताम्र तन्वी दाह शूल उत्पन्ना परवणी व्रत शोफा, ये सेम ही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं स्त्राव। अब देखो स्त्राव बहुत सिंपल है, इनके नाम के अकॉर्डिंग ही जो है अपन जो है स्त्राव याद करेंगे। देखो, कनिनक जो संधि है जिसको हम बोलते हैं इनर कैंथस, तो आचार्य बताते हैं कि इनर कैंथस जो होता है उसके अंदर जो है ये प्रॉब्लम, वहाँ पे जाकर ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट होती है स्त्राव में। तो होता क्या है, देखो फिर वापस से आ गया पुए स्त्राव। तो पुए का मतलब है कि वहाँ पे पाक तो होगा ही होगा और पस का स्त्राव भी होगा। तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, पाक और स्त्राव। अब डिपेंड करता है कि वो स्त्राव कैसा है, जैसे सपोज करो वो सांद्र है, सफ़ेद रंग का है, थोड़ा गाढ़ा है, तो वो कफज हो जाएगा। यदि वो थोड़ा जल के जैसा पतला है, नीला है, पीला है, तो वो पित्त का हो जाएगा। और यदि वो रक्त का जैसा है तो मतलब कैसा होगा, सांद्र, इस टाइप का।
ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि जैसा नाम है उसके अकॉर्डिंग उसके कैरेक्टर लिख देंगे कि ऐसा ऐसा स्राव होता है, सिंपल सा। तो चारों प्रकार के स्राव कंप्लीट हो गए। इसका एक एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दूंगी यहाँ पे कि आचार्य किसी किसी आचार्य ने इसको क्या बोला है, नेत्र नाड़ी। क्या बोला है, नेत्र नाड़ी। तो यहाँ ये अलग से नोट डाउन कर लेना कि नेत्र नाड़ी भी अपन इसको बोलते हैं स्राव को, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो अपनी कैनक संधि होती है उसके अंदर क्या होता है कि स्राव होता रहता है कंटिन्यू। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है अपने पास उपना और कृमि ग्रंथि। देखो ये तो बहुत सिंपल है। उपना के अंदर मैंने बताया था कफ दोष होता है, तो सिंपल सी बात है कि कफ दोष होगा तो उसके अंदर पाक नहीं होगा, उसमें कंडू होगी और उसके अंदर क्या होगी, वेदना भी नहीं होगी। तो ये सारे पॉइंट अपने कफ से क्लियर हो जाते हैं कि अपन को दोष पता होने का फायदा क्या है कि अपन को ये समझ में आ गया कि इसके लक्षण कैसे हैं। सपोज करो इसमें देखो ये है कि क्या लिखा है मैंने कि नेत्र में बड़े आकार की पाक रहित कंडू युक्त और वेदना रहित ग्रंथि हो जाती है। तो बस ये ध्यान रखनी है कि इसके अंदर कैसी होगी, और ये ध्यान रखना है कि ये पाक नहीं होता इसमें और ये छोटी भी नहीं होती। तो इसके लिए जो सुश्रुत है उसमें एक वर्ड यूज होता है अन अल्प अपाक, ठीक है। और कंडू प्रायो निरुजुस्त उपनाह, उसे उपनाह बोलते हैं। बट अपने एग्जाम में जो कि नहीं याद होता तो अपन सिंपल क्या लिख सकते हैं कि नेत्र में बड़े आकार की पाक रहित कंडू युक्त और वेदना रहित ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट लास्ट जो है वो है कृमि ग्रंथि। देखो कृमि ग्रंथि में अपन को बस ये ध्यान रखना है कि वर्तम पक्षम, ये दोनों किसकी संधि अपन को पता होनी चाहिए कि कौन सी संधि के अंदर कृमि ग्रंथि होता है। बिकॉज ये रोग कौन सा है, संधिगत। तो अपन ने कहीं ना भी पढ़ ली, अपन ने कृष्ण शुक्ल भी पढ़ ली, लेकिन जो कृमि ग्रंथि रोग होता है वो वर्तम और पक्ष में होता है। बिकॉज अपन ने जो आईलिड्स होते हैं ना, जहाँ आईलैशेस होते हैं वहां पे क्या होता है, इसमें कीड़े लग जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे से कीड़े बन जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो अपने आंखों के जो लैशेस को खा रहे हैं, ऐसा लगता है ना। तो उसके लिए वर्ड यूज होता है चर चरंतो अंतर है, चर तो अंतर नयनम। तो इसमें कुछ ही नहीं अपन को याद रखना, सिंपल ये ध्यान रखना कि वर्तम और पक्ष के बीच में कृमि बन जाते हैं, कंडू बन जाते हैं और काफी सारी ग्रंथियां बन जाती है जिसके अंदर कृमि रहते हैं। और अपन को बहुत अपनी जो लैशेस है तो बहुत ज्यादा हैवी फील होती है। फिर जब उसकी लैशेस में अपन कीड़े हटाते हैं ना, तब जाके थोड़ा सा लाइट अपन को फील होता है, ठीक है। इसमें ब्रीदिंग क्रम होता है। और भाव प्रकाश ने जो कृमि ग्रंथि है उसका एक नाम लिखा है जंतु ग्रंथि। तो ये पीजी वालों के लिए ये नोट डाउन कर सकते हैं कि जंतु ग्रंथि नाम दिया है भाव प्रकाश ने कृमि ग्रंथि को। तो इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ते हैं बिकॉज ये अपना कंप्लीट हो चुका है संधिगत रोग, जो मैंने 6 मिनट के पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिया था। बाकी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। देखो अब एग्जाम में इसको लिखना कैसे हुआ तुमको थोड़ा अच्छा से बता देती हूँ मैं। यदि पुएलिस करके रोग आता है तो सबसे पहले आपको लिखना है एक पूरे उसमें कि संधिगत रोग है ये। पुएलिस जो है सन्निपातज रोग है। पुएलिस जो है उसके अंदर फिर अपन को ये लक्षण लिखने हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करके श्लोक कहते हैं तो श्लोक लिख सकते हो, नंबर जो है ज़्यादा मिलते हैं उसमें, अच्छे नंबर मार्क्स होते हैं। फिर आप इसके अंदर लिखोगे सीरा वेदन कर्म करते हैं। फिर इसके जो योग है वो अपन लास्ट में सारे एक ट्रिक में बना लेंगे जिसके अंदर अपन सारे योग याद कर लेंगे जो अपन सब में लिख सकते हैं वैसे योग। और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इसको अपन किससे कोरिलेट करते हैं वो लिख देंगे। अभी इसकी आपको यदि नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट करना कि इसकी यदि अपन मॉडर्न कोरिलेशन भी कर सकते हैं, जो एक पेज के अंदर ही है, टेक्रोसिस्टाइटिस वगैरह करके एक वीडियो है। तो आज के लिए इतना ही, बाय।